दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए डेली यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके की मिस्टेक जरूर करते होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसे 10 कॉमन गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर एमएस वर्ड यूजर करते हैं और उन्हें अवॉइड नहीं करते। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे डिटेल में कि कौन सी वो गलतियां हैं जो एक यूजर करता है और कैसे उन्हें अवॉइड किया जा सकता है और उनकी जगह पे कैसे ऐसे ऑप्शंस लगाए जा सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने वर्क करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जिनमें से मिस्टेक है हमारी सबसे नंबर 1, यूजिंग स्पेसेस इंस्टेड ऑफ टैब और अलाइनमेंट टूल्स। यूजर्स क्या करते हैं कि डेटा को प्रिपेयर करते हैं और डेटा को प्रिपेयर करते वक्त जब उन्हें स्पेस की जरूरत पड़ती है तो वो स्पेस बार का यूज करते हैं। यानी नॉर्मल स्पेस के लिए तो स्पेस बार को ही यूज करा जाएगा, लेकिन जब ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है तो वो टैब की का यूज नहीं करते। डेटा को सेट करना हो किसी लोकेशन पे तो वो अलाइनमेंट टूल्स का यूज नहीं करते। तो उस कंडीशन में आपका डेटा सही मैनर में वहां पे अलाइन नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख लिया। अब मुझे उसमें ऊपर एक टाइटल देना है और यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर क्लास। अब इतना करने के बाद ये जो हमारा टाइटल है जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ और बोल्ड कर रहा हूँ, इसको हमें कहाँ लेके आना है? सेंटर में लेके आना है। तो सेंटर में लाने के लिए यूजर्स क्या करते हैं कि कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबा के रखते हैं और फिर सोचते हैं कि वो सेंटर में आ गई वैल्यू। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि आपके रूलर में कुछ वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपका डेटा सेंटर में होता है। तो ये मिस्टेक यूजर्स काफी ज्यादा करते हैं कि डेटा को आगे बढ़ाने के लिए वो कीबोर्ड से स्पेस बार का काफी ज्यादा यूज करते हैं। इसके बजाय आप यहाँ से अलाइनमेंट टूल से सेंटर अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस देने की जरूरत नहीं होती, आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेंटर में सेट हो जाता है। एक चीज ये है। दूसरी चीज, मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है पर थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है, तो यूजर्स क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, फिर मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ थैंक्स, ठीक है। फिर मैं नीचे आया, फिर मुझे थैंक्स के नीचे कुछ नाम लिखना है, तो क्या करेंगे यूजर्स की स्पेस बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आके जैसे मैं कोई नाम भी लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मोहित सिंह। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब मेरी लाइन यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। पर आप देखोगे ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो रखा है। इसी तरीके से आप और भी चीजें में लिखोगे तो वो सेट नहीं हो पाता है। तो इसके बजाय आप कीबोर्ड से टैब की का यूज कर सकते हो, जहां पे ये बिल्कुल फिक्स अलाइनमेंट की तरह आपको टेक्स्ट देता है। आपने थैंक्स के आगे क्लिक किया, आपने कीबोर्ड से एक बार टैब बटन प्रेस किया और ये आगे चले गया। सिमिलरली आपने मोहित सिंह के आगे क्लिक किया और आपने टैब बटन प्रेस किया, वो एक इक्वल लाइन में इस तरीके से सेट हो जाता है। और ये लेबल्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज होता है। आप देखेंगे यहाँ पे लेबल्स की तरह लाइन नंबर यूज होते हैं। मैं यहाँ पे अभी इस डेटा को डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ डेटा एक प्रिपेयर करता हूँ, जहां पे मैंने लिखा डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स। ये मैंने यहाँ पे लिखा। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे किया एंटर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ कैंडिडेट्स और मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिखा राहुल लोकेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ एड्रेस ऑफ कैंडिडेट्स। फिर इनका एड्रेस मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा सेक्टर 45 नोएडा, सेक्टर 49 नोएडा। इतना करने के बाद आप देखोगे ये प्रॉपर एक ही लेवल में आ रहा है। यानी आपका जो डेटा है वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेन हेडिंग है और ये उसके अंदर ये पॉइंट्स है। और अगर आप यहाँ पे आके लाइन नंबर लगाना भी चाहेंगे या फिर आपको इसको बुलेट देनी होंगी तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप जाएंगे, आप इन्हें लगाएंगे। हो सकता है कि आप ये ऑप्शन लगाना चाह रहे होते हैं, तो आप ये ऑप्शन लगाएंगे तो वो प्रॉपरली सेट होगा ही नहीं, सभी को ये इंडिविजुअली अलग अलग मानेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? आपको लेवल्स अलग करने होते हैं और लेवल्स अलग करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत होती है, जो स्पेस बार से नहीं हो सकता। आपने यहाँ पे क्लिक किया और कीबोर्ड से प्रेस करना होता है टैब बटन, ठीक है। अब ये मेन लेवल हो जाता है और इसका एक लेवल इसके अंडर क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली मैं राहुल के आगे क्लिक करता हूँ, एक बार टैब बटन प्रेस करता हूँ, फिर टैब बटन प्रेस करता हूँ। लोकेश के आगे क्लिक करता हूँ, फिर टैब बटन प्रेस करता हूँ। अभी आप देखोगे ये दोनों जो नेम है वो इसके अंदर है
और ये जो टोटल है हमारा वो ओवरऑल इसके अंदर है। सिमिलरली हम लोग एड्रेस पे भी क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे आगे, और इनको भी हम लोग इस तरीके से सेट कर देंगे, लेकिन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से टैब की। अभी आप देखोगे कुछ इस तरीके से, ये दोनों पॉइंट इस वाले पॉइंट के अंदर है, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर है, और ये पूरा ओवरऑल डेटा हमारा इसके अंदर है। अगर मैं कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करूं, फिर यहाँ पे आके मैं मल्टी पॉइंट लिस्ट इसमें अप्लाई करना चाहूँ, अभी आप देखोगे मल्टी पॉइंट लिस्ट भी आपकी यहाँ पे जनरली क्रिएट हो जाती है। तो काफी ज्यादा यूज होता है टैब की का, और साथ ही साथ इन ऑप्शंस का अलाइनमेंट को सेट करने के लिए। सो आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ में आ ही गया होगा। अब स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, जो कि है नॉट यूजिंग स्टाइल्स फॉर हेडिंग्स। अभी हम लोग इस ओवरऑल डेटा को यहाँ से डिलीट करते हैं। उसके बाद मैं रैंडम पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 10/10, ये मैंने ले लिया यहाँ पे और एंटर प्रेस किया। तो 10/10 लिखने पर हमारा जो डेटा है वो 2 पेजेस में कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आ रहा है। और ये मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि मुझे इसमें आपको हेडिंग्स के बारे में समझाना है। अब यूजर्स क्या करते हैं कि जैसे उनको टाइटल लिखना है, वो यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंप्यूटर। इसी तरीके से मुझे कंप्यूटर के अंदर के पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर। और सिमिलरली मैं थोड़ा सा नीचे को आता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब यूजर्स क्या करते हैं कि उस चीज को यहाँ पे सेट करते हैं, किसी भी अपने टाइटल को दिखाने के लिए बोल्ड करते हैं, या थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। और मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, हार्डवेयर भी एक पॉइंट है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। सिमिलरली हम लोग सॉफ्टवेयर पे आते हैं, बोल्ड करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये आप देखोगे बड़ा किया है आपने, बोल्ड किया है, इस तरीके से किया है। और इनके अंदर अगर आप कोई चीज लिखना चाहते हो, जैसे हार्डवेयर मैंने लिखा हुआ है, तो हार्डवेयर के अंदर मान लो मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ कीबोर्ड। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मॉनिटर। अब मैंने दो यहाँ पे पॉइंट क्रिएट किए हैं हार्डवेयर के अंदर, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और थोड़ा सा इसको भी बड़ा करते हैं। अभी आप लॉजिक अगर समझ रहे होगे मेरा, तो कहने का मतलब क्या है, मेरा ओवरऑल जो डेटा है वो बना हुआ है कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के अंदर एक पॉइंट मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि है हार्डवेयर, और जो कि है सॉफ्टवेयर। अभी मैंने हार्डवेयर के अंदर दो पॉइंट क्रिएट किए हैं, जिनमें से एक है हमारा कीबोर्ड और एक है हमारा मॉनिटर। ठीक है। तो हम लोग इनको दिखाने के लिए ना कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं या बोल्ड कर रहे हैं, इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। पर ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होता अगर आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं तो। क्योंकि ऐसा होता है कि हो सकता है कि हम एक आर्टिकल बना रहे हैं या एक रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप अपने अगर टाइटल्स को लिखेंगे, मान लीजिए मैं कंट्रोल और एंटर के थ्रू पेज को ब्रेक करता हूं, और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख लेता हूँ अपनी हेडिंग्स को। तो मेरी मेन हेडिंग है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कीबोर्ड, और मैंने लिखा मॉनिटर। फिर मेरा बारी आती है सॉफ्टवेयर की। तो इस तरीके से हम चीजें लिख रहे हैं, तो ये लग ही नहीं रहा है कि कहीं से हम लोगों ने टाइटल की तरह इनको यूज किया हुआ है। तो फिलहाल मैं आपको सब कुछ यहाँ से अंडू कर देता हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। आपको इन्हें नहीं बल्कि यहाँ से हेडिंग स्टाइल को यूज करना होता है अपने डेटा को डिफाइन करने के लिए। अभी आप समझिए, ये कंप्यूटर है, ये सबसे मेन टाइटल है, तो इसको आप हेडिंग 1 की स्टाइल दे सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर आपने एक पॉइंट क्रिएट किया है जो कि है हार्डवेयर, इसको आप सेकंड लेवल दे सकते हैं। फिर हार्डवेयर के अंदर एक पॉइंट है, उसको आप थर्ड हेडिंग दे सकते हैं। और हार्डवेयर के अंदर एक ही पॉइंट नहीं बल्कि मॉनिटर भी एक पॉइंट है, तो वो भी थर्ड लेवल में आ जाएगा। यानी ये जो मॉनिटर है और ये जो कीबोर्ड है, इन दोनों का लेवल एक ही है, इसलिए ये हार्डवेयर के अंदर आ रहे हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर को सेकंड हेडिंग दे दूंगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थर्ड हेडिंग दे दूंगा। इसी तरीके से मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसको मैं यहाँ पे देता हूँ थर्ड हेडिंग। तो अभी आप देखोगे ना आपका डेटा एक प्रॉपर मैनर्स में दिख जाता है। आप देखोगे मेन टाइटल आपका कंप्यूटर है, उसके बाद हार्डवेयर एक पॉइंट है उसके अंदर, सिमिलरली सॉफ्टवेयर एक पॉइंट है उसके अंदर। हार्डवेयर के अंदर दो पॉइंट है कीबोर्ड एंड मॉनिटर, सिमिलरली सॉफ्टवेयर के अंदर दो पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये आपको सिर्फ यहीं पे बेनिफिट नहीं करेगा, अगर आप बनाना चाहते हो टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ जो कंटेंट बनता है वो कैसे बनता है, मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ,
ऊपर, और ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट लाने के लिए यहाँ पे हम चले जाते हैं रेफरेंसेस टैब के अंदर। यहाँ जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करूंगा और यहाँ से टेबल ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर दूं, तो कुछ इस यहाँ पे आपका डेटा पूरा का पूरा इस तरीके से मैनेज हो जाता है। कंप्यूटर है, हार्डवेयर है, कीबोर्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और अपने पेज नंबर के साथ यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं ये। तो इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है जब आप कोई प्रॉपर डेटा बना रहे होते हैं, कोई कंपनी के लिए आर्टिकल क्रिएट कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल रिपोर्ट बना रहे हैं। उस टाइम पे आपको इन्हीं हेडिंग स्टाइल का यूज करना होता है इंस्टीड ऑफ मैनुअली बोल्ड और मैनुअली स्टाइल चेंज। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं, जो कि है मैनुअल लाइन स्पेसिंग इंस्टीड ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। अभी जैसे कि आप देखोगे मैंने जो डेटा यहाँ पे बनाया हुआ है वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। मैंने इसका स्पेस बढ़ाया नहीं क्योंकि मुझे ये टॉपिक आपको समझाना था। अब क्या होता है, यूजर्स क्या करते हैं कि उनको स्पेस चाहिए होता है, तो वो ऐसे एंटर करते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके आगे क्लिक किया और फिर मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे एंटर फिर प्रेस कर देंगे। इसी तरीके से मैं इस पैराग्राफ के नीचे आऊंगा फिर मैं एंटर करूंगा। तो ये चीज तो मुझे काफी टाइम करनी पड़ेगी ना, और ये अनप्रोफेशनल भी लगता है। तो ऐसा ना करके हमारे पास एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, और वो हमें मिलता है डिजाइन टैब के अंदर। डिजाइन टैब में आने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलता है पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ पे आप देखेंगे नो पैराग्राफ स्पेस या कॉम्पैक्ट, टाइड, साथ ही साथ ओपन, रिलैक्स्ड और डबल। इस तरीके के आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो आपके लिए काफी अच्छे स्पेस वाले डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस को आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे आपका जो डेटा होगा वो पहले से ज्यादा बेटर लगेगा आपको देखने में। थोड़ा सा यहाँ पे कंजेस्टेड ना लग के आपको ये डेटा प्रोफेशनल लगेगा। वहीं अगर मैं दोबारा से इसको कर दूं नो पैराग्राफ स्पेसिंग या कॉम्पैक्ट, तो काफी कम स्पेस आपको देखने को वहां पे मिलता है। ये तो है ही। इसी के साथ हमारे पास होम टैब के अंदर भी ऑप्शन होता है स्पेस को मैनेज करने के लिए। हम होम टैब में गए, मान लीजिए मुझे लाइंस का स्पेस मैनुअली को सेट करना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। उसके बाद हम यहाँ पे गए, मैं इसका स्पेस कम कर सकता हूँ, इस पर इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, और बढ़ाना है तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मान लीजिए मैंने इसका स्पेस रखा इतना, स्पेस कम करने के बाद अभी आप देखोगे आपको थोड़ा सा स्पेस यहाँ देखने को मिल रहा होगा। लाइन में कम मिलता है पर पैराग्राफ में वो स्पेस ज्यादा देखने को मिल जाता है। वो क्यों मिलता है, यहाँ पे आपको स्पेसिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ अभी लिखा आ रहा होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो आप देखोगे यहाँ से स्पेस रिमूव हो जाता है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो स्पेस ऐड हो जाता है। सिमिलरली मैंने हार्डवेयर में क्लिक किया और हार्डवेयर से पहले मुझे स्पेस ऐड करना है, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। यानी आप पूरा डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पे आप यहाँ से स्पेस को कम कर सकते हो, आपको कितना कम रखना है। और यहाँ पे जो पैराग्राफ के बाद का स्पेस है या पैराग्राफ के पहले का स्पेस है, वो अगर आप मैनेज करना चाहो, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये आप कर सकते हो। जहां से अब आपके स्पेसेस जो होंगे वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं, आप देखोगे प्रॉपरली हर पैराग्राफ के बाद आपको एक करेक्ट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये आपको नहीं करना है कि आपको मैनुअली एंटर करते जाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको इन ऑप्शंस का यूज करना है जो कि एक प्रोफेशनल यूजर करता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि है इग्नोरिंग द फॉर्मेट पेंटर। अब ये टूल काफी ज्यादा हेल्प करता है उन यूजर्स को जो फॉर्मेट पेंटर को काफी ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ फॉर्मेट पेंटर को, और वो क्यों करता हूँ वो मैं आपको भी समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ काफी टाइम से। अब मुझे इसमें थोड़ा डेटा अपडेट करना है। डेटा अपडेट इन द सेंस कि कोई लोकेशन है, कोई डेटा का एरिया है, जहां पे मुझे उस एरिया में थोड़ा सा डेटा अपडेट करना है। थोड़ा सा अपडेट क्या करना है, मुझे डेटा को बोल्ड करना है, और साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। मान लो मैंने यहाँ पे बेल एम्प्टी रखा उसका स्टाइल। टेक्स्ट का कलर भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना है। और ये मुझे एक जगह नहीं करना है, बल्कि काफी सारी ऐसी लोकेशंस है जहां पे मुझे बार बार यही करना पड़ रहा है। मतलब मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, यहाँ जाके मुझे फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज करना है, और टेक्स्ट को बोल्ड भी करना है। तो ये मैंने अभी 2 टाइम किया है। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इस जगह पे भी ये चीज करनी है। तो अगर आप एक न्यू यूजर हैं और आपको नहीं पता, और आप भी यही मिस्टेक कर रहे हो बार बार कि आप टेक्स्ट को मैनुअली बोल्ड कर रहे हो, फिर आप स्टाइल को चेंज कर रहे हो, फिर साइज को चेंज कर रहे हो,
आपको बार बार यही काम करना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए अनप्रोफेशनल हो सकता है और ये आपका काफी ज्यादा टाइम भी जाया करेगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके बदले आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे करना होता है, जैसे अभी ये यहाँ पे ब्लू हो रहा है, मान लो आप कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे आके पर्पल कलर किया है यहाँ पे इस तरीके से। वो मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 2-3 जगह तो ब्लू कर ही दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आप चाहे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो या सिर्फ एक कैरेक्टर भी सेलेक्ट कर लो। इतना करने के बाद आप यहाँ पे चले जाओ फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे एक बार, और ये आपके पास ना आपके ब्रश में लग जाता है। ठीक है, मैं जैसे कि इतने एरिया में अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये भी पर्पल हो गया, पर वो ब्रश हट जाता है। जब आप एक बार लगाते हो तो वो ब्रश हट जाता है। तो ये ना करने के बजाय आप फॉर्मेट को सिलेक्ट करिए, जो आपको बाकी लोकेशंस पे देना होता है। डबल क्लिक करिए अपने फॉर्मेट प्रिंटर पर। ठीक है, डबल क्लिक करने से क्या होगा कि आपके माउस के कर्सर पर एक ब्रश आएगा, और वो ब्रश तब तक नहीं हटेगा जब तक आप मैनुअली उसको खुद से नहीं हटाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली अभी भी यहाँ पे यूज हो रहा है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ इस तरीके से कंटिन्यू अभी भी ये हो रहा है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, और मान लो आप मैं यहाँ पे भी लगा ले रहा हूँ। वैसे इतना करना नहीं होता जितना मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझाना बहुत जरूरी है कि फॉर्मेट पेंटर किस तरीके से यूज कर रहा है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डेटा को जूम आउट करता हूँ। अभी आप देखोगे एक ही फॉर्मेट मैंने काफी टाइम्स इस तरीके से अप्लाई कर दिया है, और यही चीज हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, यानी शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए आपको करना है कंट्रोल शिफ्ट सी। ठीक है, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, और ये एक ही बार हो गया। अब जहां जहां पे आपको डेटा अप्लाई करना है देन कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, आपको यहाँ पे भी करना है, आपने यहाँ सेलेक्ट करा कंट्रोल शिफ्ट वी। ठीक है, तो ये आपके काम को काफी इजी कर देगा और आपको एक प्रोफेशनल वर्कर भी बना सकता है। तो इस तरीके से इस टूल का आपको यूज करना है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं नॉट यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस टू सेव टाइम। काफी टाइम्स हमारे डेटा में मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राहुल कुमार। ठीक है, और ये जो मैंने राहुल कुमार लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ अभी। कॉपी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह पे देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया उसको। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, एंड किसी अनदर लोकेशन पे लाइक दिस मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब ये ऐसा था कि मैंने जो डेटा बनाया उसमें मैंने काफी जगह राहुल कुमार लिखा हुआ था, पर हमें ये काम मिला कि हमें राहुल कुमार नहीं लिखना है, हमें उसकी जगह कुछ और नाम लिखना है, या हमें कुछ और चीज वहां पे अपडेट करनी है। तो अब आप क्या करोगे, मैनुअली जाओगे क्या नीचे, ऐसे नहीं, मैनुअली आपको ढूंढना पड़ेगा राहुल कुमार कहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से। अब राहुल कुमार तो एक बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड है, यहाँ पे जैसे राहुल कुमार लिखा हुआ है ये एक पूरा वर्ड है। कई बार सिंपल एक कैरेक्टर होता है जो हमें चेंज करना होता है। जैसे राहुल कुमार यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हम लोगों ने ऐसे ढूंढा है। लेकिन अगर हमारे पास काफी बड़ा डेटा होता और वहां पे हम लोगों को इस चीज को ढूंढना होता, तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ता है फाइंड का यूज। हम नॉर्मली इस पे क्लिक करते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल एफ। तो यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम कोई भी रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट ढूंढने के लिए वो चीज लिखेंगे जो हमें ढूंढनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल कुमार। जैसे मैंने राहुल कुमार लिखा, मैं डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करता हूँ। आप देखना जहां जहां राहुल कुमार लिखा होगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी राहुल कुमार हाईलाइट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी और नीचे भी, और भी है, हाँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हर जगह जहाँ यहाँ राहुल कुमार लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाता है कि किस लोकेशन पे वो लिखा गया है। आपको जहां जाना है वहां पे आप क्लिक करिए कि आपको डायरेक्ट उसी लोकेशन में भेज देगा। तो ये बेनिफिट होता है फाइंड का। अब फाइंड के साथ अगर आपको रिप्लेस करना हो तो आपको प्रेस करना होता है कंट्रोल एच। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड वर्ड में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है राहुल कुमार। अब राहुल कुमार की जगह हमें क्या लिखना है, जो भी चीज हमें यहाँ लिखनी होती है वो हम लोग यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा मोहित सिंह। अब मैं यहाँ पे राहुल कुमार की जगह अगर रिप्लेस पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा मोहित सिंह। और वहीं पे अगर मैं करता हूँ रिप्लेस ऑल, तो हमारे डेटा में ओवरऑल जहां जहां राहुल कुमार लिखा हुआ है वो सब कुछ हट जाएगा, और हर जगह पे मोहित सिंह इतना टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन यूज किया जाता है। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे, और आप इस टूल का भी काफी ज्यादा यूज करेंगे जब आप एमएस वर्ड को यूज कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है यूजिंग टू मैनी फॉन्ट्स एंड कलर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब हमने जैसे यहाँ पे डेटा प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर देख सकते हैं मैंने डेटा प्रिपेयर किया हुआ है,
अब काफी टाइम्स क्या होता है, हम अपने डेटा को बनाने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हम क्या करते हैं कि हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे गया और हमने यहाँ पे क्या किया, फॉन्ट का स्टाइल रख दिया ये वाला। और मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और हमने इस फॉन्ट का स्टाइल कर दिया ये वाला। सिमिलरली हम थोड़ा सा नीचे को आए और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस फॉन्ट का जो स्टाइल है वो हमने यहाँ पे कर दिया ये वाला। और हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें कलर वगैरह देना चाह रहे थे, हमने इसको सेलेक्ट किया, हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे कर दिया इसको ऐसे ब्लू। फिर हम थोड़ा सा नीचे को आएंगे, हमने सॉफ्टवेयर को क्लिक किया, हमने इसे ब्लू कर दिया। ऐसा अगर आप करते जाएंगे कंटिन्यू, तो आपका डेटा एक बार में अनप्रोफेशनल बन जाएगा। अभी आप देखिए आपका डेटा कुछ इस तरह से दिख रहा है, जहां पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ कैसे लिखा आ रहा है, यहाँ कैसे लिखा आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसी पेज को जूम करके दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे, अगर मैं इसको दिखाऊंगा अगर आपको, आप नीचे आइए, ये बेल एम्प्टी में लिखा हुआ है, फिर ये नीचे कुछ अलग फॉर्मेट में लिखा है, फिर कुछ अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग टेक्स्ट पे भी थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इसको रेड किया, हमने सोचा कि यहाँ पे रेड लगा के अच्छा लगेगा, और हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे लगा दिया लाइक ग्रीन लगा दिया, तो ये अच्छा नहीं लगता। आपका कोई भी डेटा इतना कलरफुल नहीं होता, कोई भी प्रोफेशनल डेटा इतना कलरफुल नहीं होता। आपको डिसेंट कलर का यूज करना होता है, या फिर बहुत से कम कलर का यूज करना होता है। मैं इस पूरे डेटा को डिलीट करता हूँ और छोटा सा डेटा प्रिपेयर करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा डेटा प्रिपेयर करता हूँ, इतना। अभी आप देखोगे कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आपको जो भी टाइटल लिखना है आप यहाँ पे वो टाइटल लिखिए। ठीक है, अगर आपको कलर वगैरह देना होता है, मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे हेडिंग स्टाइल का यूज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। आप यहाँ से इस तरह से एक लाइन ले सकते हैं, और कलर देने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको डिसेंट्स कलर लेने होते हैं जो आपके डेटा में थोड़ा सा प्रोफेशनल लग सकते हैं, लाइक इस तरीके से। अगर आपको फॉन्ट की स्टाइल चेंज करनी होती है, तो आप ओवरऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए, या फिर ओवरऑल पूरे पेज को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बिहाफ पे ही आप डेटा को चेंज करिए। और कलरफुल डेटा को बिल्कुल नहीं बनाना होता हमको, अगर हम एक प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो हमें डेटा को कलरफुल नहीं बनाना होता। और हमें फॉन्ट का स्टाइल चूज करना होता है डेटा के अकॉर्डिंग। हम लोग किस तरीके का डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर कोई प्रोफेशनल डेटा है जहाँ पे आपको सेंसेरिफ फॉन्ट चाहिए होते हैं, या फिर नॉन सेंसेरिफ फॉन्ट चाहिए होते हैं। अब फॉन्ट्स में भी अलग अलग स्टाइल होती है, सेंसेरिफ, नॉट सेंसेरिफ, इस तरीके से। तो उस कंडीशन में आप उस फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। और कभी भी ये मिस्टेक मत करिए कि आपने हेडिंग को थोड़ा सा लाइट रखा है और टेक्स्ट उसके अंदर का बोल्ड रखा है या कुछ ज्यादा हैवी रखा है, तो ये आपके डेटा को अनप्रोफेशनल क्रिएट करता है। जैसे कि अभी आप देखने में लग रहा होगा कि कंप्यूटर का टाइटल है वो बहुत छोटा लग रहा है, वहीं उसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है तो ये बहुत ज्यादा भद्दा सा लग रहा है यहाँ पे। तो आपको ये नहीं करना होता। मान लो आप अगर कंप्यूटर पे जाते हो, कंप्यूटर पे जाने के बाद आप इसको एरियल ब्लैक कर देते हो, यानी इसको सेलेक्ट करते हो और यहाँ से एरियल ब्लैक कर देते हो, और उसके बाद अंदर का टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो, उसको नॉर्मल एरियल में आप सेलेक्ट करते हो, नॉट इन एरियल ब्लैक, आप नॉर्मली एरियल में सेलेक्ट करते हो। तो ये टेक्स्ट एक बार के लिए प्रोफेशनल माना जा सकता है, या प्रोफेशनल होता भी है। इस तरीके से आपको डेटा को प्रिपेयर करना होता है। कभी भी अपने डेटा में आपको एक्स्ट्रा कलर यूज नहीं करने होते हैं, जिससे कि आपका डेटा बहुत ज्यादा गंदा लगे और वो समझने में भी आपको बहुत ज्यादा बेकार लगे। जैसे ये लग रहा है अभी, ग्रीन करना, रेड करना, ब्लू करना, ये बड़ा अजीब सा लगता है। आप डेटा को प्रोफेशनल क्रिएट करिए जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, अब इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट इसमें है इंसर्टिंग इमेजेस विदाउट प्रॉपर फॉर्मेटिंग और रैपिंग। होता क्या है कि हम लोग टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं कई टाइम्स, और टेक्स्ट जब हम लिखते हैं उसके साथ साथ हम लोगों को इमेजेस की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करनी है। इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको नॉर्मली अपनी लोकेशन में क्लिक करना होता है जहां पे आप इमेज लाना चाहते हैं। फिर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, पिक्चर में क्लिक करते हैं, दिस डिवाइस में चले जाते हैं। ठीक है, दिस डिवाइस में जाने के बाद जहां पर भी मेरे पास पिक्चर होगी वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आके मैं इसमें से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने पिक्चर रखी हुई है। पिक्चर का साइज हम लोग यहाँ से डिफाइन कर देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 1.5, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, इस तरीके से। अभी हम लोगों ने इमेज को ऐसे रखा हुआ है। अब इमेज को सेट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं इसको रखूंगा, आप देखोगे कि टेक्स्ट जो है ना आपका वो इस तरीके से मैनेज हो रहा है। मतलब ना ही आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, ना ही आपका टेक्स्ट राइट साइड में आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट को रखोगे तो कुछ इस बिहाफ पे आप पिक्चर को एडजस्ट कर पाओगे। ठीक है, अब काफी टाइम्स क्या होता है कि हम लोग अपनी इमेज को एक जगह से दूसरी जगह रखना चाह रहे होते हैं। जैसे कि अभी तो ये मूव हो रहा है, अभी आप देखोगे ये हर जगह मूव हो पा रहा है। ठीक है, पर हमारा टेक्स्ट भी तो उसके साथ साथ मूवमेंट कर रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ,
और इसको ना मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, यहाँ जो इनके बीच में गैप है ना, ये इस जगह पे रखना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे यूज करने होते हैं रैप टेक्स्ट के फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस यूज करने होते हैं कंडीशंस के बिहाफ पे। जैसे कि मैं इमेज को यहाँ रखना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि इधर का गैप खाली ना रहे, बल्कि टेक्स्ट इधर जगह एडजस्ट हो सके। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना होता है और आपको यूज करना होता है स्क्वायर या टाइड ऑप्शन। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप अगर यूज करेंगे तो इस यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट होता है वो सेट हो जाता है। मतलब इमेज को इधर लेके आइए, आपको लेफ्ट टेक्स्ट राइट टेक्स्ट दोनों जगह मिल जाते हैं। आप इधर रखिए, यहाँ पे आपको राइट टेक्स्ट मिल जाता है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो इस बिहाफ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। और जैसे मुझे इस स्पेस में पिक्चर को छोटा करके रखना होता है, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, हम अपनी इमेज को छोटा करते हैं, रैप टेक्स्ट में जाते हैं और हम करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे करते हैं। और यहाँ आने के बाद अब आप इजिली इस पिक्चर को यहाँ पे मैनेज करके रख सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ऐसा होता है कि काफी टाइम हम लोग अपने टेक्स्ट के पीछे किसी इमेज को लाना चाह रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक टूल यूज करना होता है, उसी के अंदर एक ऑप्शन होता है, उसे यूज करना होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से कोई पिक्चर पिक कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ ये वाली इमेज, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज ऐसा आ रही है और आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस बिहाफ पे आ रहा होता है। तो मैं इसको अगर पीछे रखना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाते हैं, जहां पे लिखा होता है बिहाइंड टेक्स्ट। तो जो आपकी इमेज होती है वो आपके टेक्स्ट के पीछे इस तरीके से एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। और वहीं पे उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी या फिर कुछ भी चीज मैनेज करनी होती है, फिर बाद में आप यहाँ से इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ इस यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट भी रख सकते हैं, अपनी इमेज को भी रख सकते हैं और अपने डेटा में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशनल वे है कि आप अपनी पिक्चर को एडजस्ट करके रख सकते हैं। बाकी इधर उधर आड़े तिरछे आपको पिक्चर कहीं भी नहीं रखनी होती है। अगर आपको सही तरीके से उसको डॉक्यूमेंट में दिखाना है तो आपको रैप टेक्स्ट का यूज करना होता है। और वो तभी हो पाएगा जब अपनी पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, यहाँ रैप ऑप्शन आएंगे, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं और यहाँ से आप सारी सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि होने वाला है यूजिंग एंटर की फॉर न्यू पेज इंस्टेड ऑफ पेज ब्रेक। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक ही पेज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 of 1, एक ही पेज लिखा हुआ है। अब मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो इधर नीचे को बहुत ज्यादा गैप बचा हुआ है। हम क्या करेंगे कि अगर हमें नहीं पता होगा नया पेज कैसे लिया जाता है, तो हम बार बार इस तरीके से एंटर करते आएंगे नीचे को, तब हमारे पास यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तब हमारे पास नेक्स्ट पेज आएगा। तो ये एक अनप्रोफेशनल वे होता है, क्योंकि कई बार मान लीजिए हम लोगों के पास सिर्फ दो ही लाइन लिखती हो, जैसे मैंने इसमें लिखा, मैं इसमें लिख लेता हूँ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये लिखने के बाद मुझे नेक्स्ट पेज की जरूरत है, तो क्या हमें बार बार इस तरीके से एंटर करना होगा? आंसर होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तरीका ही नहीं होता नया पेज लेने का। नया पेज लेने के लिए आप पेज ब्रेक का यूज करिए, या फिर नए पेज की जरूरत बात नहीं है। आप कई बार अपने डेटा को ही दो पार्ट में ब्रेक करना चाह रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी नया यूजर क्या करता है कि डेटा के बीच में आएंगे और इस तरीके से एंटर करके फिर डेटा को नीचे लेके आएंगे। इसके बजाय अगर आपको न्यू पेज चाहिए होता है, आप अपने डेटा के एंड में जाइए, डेटा के एंड में जाके आप इंसर्ट में जाइए, आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ब्लैंक पेज। यहां से आप एक नया ब्लैंक पेज ले सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करता हूं, या फिर यहां से भी अगर आप पेज ब्रेक करेंगे तो भी आपको एक नया पेज ही मिलेगा, क्योंकि उसके नीचे कोई डेटा नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो नया पेज लेके आएगा। और इसका एक शॉर्टकट ये होता है, जो कि होता है कंट्रोल एंटर, ये आपको एक नया पेज दे सकता है। और अगर आप डेटा के बीच में क्लिक करेंगे, सिंपल इस तरह से क्लिक करना होता है, आपको एक बार कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर करना है और बार बार एंटर से छुटकारा पाना होता है। तो आप इसको यूज करिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए, अपने काम करने के लिए शॉर्टकट्स का यूज करिए, जिससे कि ये एरर्स भी अवॉइड होंगे, आपका टाइम भी बचेगा और प्रोफेशनली भी आप काम कर पाएंगे। इसी के साथ हम बात करते हैं आज के सेकंड लास्ट ऑप्शन की, तो वो होने वाला है नॉट यूजिंग स्पेल चेक और ग्रामर टूल्स। होता ही है कि काफी टाइम्स हम लोग अपना डेटा प्रिपेयर करते हैं, पर उसमें हम लोग ना मिस्टेक्स रखते हैं थोड़ा बहुत। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंग्लिश में कुछ लिखना है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स जब होता है उसे इंग्लिश कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा मेरा नाम मोहित बेस्ट और मैं एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। तो आप देखिएगा, जहां जहां पे रेड रेड लाइन आ रही है, इन जगह पे हमारे स्पेलिंग मिस्टेक बताता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब वो क्यों बताता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज चल रही है। जहां पे इंग्लिश वर्ड की मीनिंग अगर होती है तो उसका मतलब सही बताता है और बाकियों का नहीं।
अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इंग्लिश वर्ड कोई बताता है तो ये कुछ कुछ वर्ड्स को यहाँ पे सही क्यों बता रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर यूज करी हुई है। इस वजह से हम लोगों ने इसमें सेटिंग्स अप्लाई करी हुई है जिससे कि ये ऑप्शन सही लग रहे हैं। होने को ये भी हिंदी के ही है, पर ये ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। अब इस वर्ड को हमें ठीक करना होता है तो हम कीबोर्ड से F7 प्रेस कर सकते हैं, या रिव्यू टैब में जाने के बाद हमें यहाँ पे एक स्पेलिंग ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर हम उसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक प्रेस कर सकते हैं जहां पे हमारे पास ये सजेशंस आ जाते हैं, या फिर हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, इस नाम पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे प्रूफिंग का एक पूरा सेक्शन ओपन हो जाता है जहां पे आपको ये सजेशंस देता है, पर हमें सजेशन की तो नीड है ही नहीं। हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना कोई वर्ड। उस कंडीशन में हम कर सकते हैं यहाँ से इग्नोर वंस, ये एक बार हटाने के लिए होता है। इग्नोर ऑल, अगर आपने मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है तो आप इग्नोर ऑल यूज कर सकते हैं। वहीं एक ऑप्शन होता है ऐड टू डिक्शनरी, अगर आप ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं तो ये वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम ये उस वर्ड को गलत नहीं बताता। इस कंडीशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं कुछ लिख रहा हूं और वहां पे मुझे उस चीज की स्पेलिंग नहीं आ रही है और मैंने गलत स्पेलिंग लिख दी, तो अगर मैं किसी को डेटा दिखाऊंगा तो वो सही नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गैलरीज की स्पेलिंग में थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक अप्लाई करी। कॉम्प्लीमेंट में भी हम लोग एक थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, और इसी तरीके से थोड़ा बहुत मान लो आप, मैं यहाँ पे भी स्पेस दे देता हूँ। अब आप देखोगे कहीं कहीं पे ब्लू आ रहा है और कहीं कहीं पे रेड आ रहा है। जहां पर भी रेड आ रहा है वहां पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और जहां जहां पे ब्लू आ रहा है वहां पे आपका ग्रामर मिस्टेक्स है। यानी आपने एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है या फिर अपने कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में लिख दिया है जिसकी नीड नहीं होती है, तो उस कंडीशन में वो सब कुछ यहाँ पे एरर शो कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस एरर को हटाने के लिए नॉर्मली यहाँ जाते हैं, और यहाँ आने के बाद ये आपको दिखाता है कि ऐसा होना चाहिए, आप उस पर क्लिक करिए, वो ठीक हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे आपको सजेशन देखने को मिल जाता है, कौन सा वर्ड आपको इसलिए रखना है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसे किया, और गैलरीज के लिए मैंने यहाँ पे गैलरीज पे पढ़ लिया। अभी आप देखेंगे इस तरीके से आपका डेटा ठीक हो जाता है, और ये आपके काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। और वहीं पे अगर आपको स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो रही होती है तो ये आपके लिए वो स्पेलिंग को भी शो कर देता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की, जो कि है फॉरगेटिंग टू यूज हेडर एंड फुटर। तो जैसे हम लोगों ने डेटा प्रिपेयर किया है, अभी हमारे पास एक पेज ये है, ठीक है, और सेकंड पेज हमारे पास ये है, और इसी तरीके से मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। एक पेज हमारे पास ये यूज हो गया। तो हम इस डेटा के लिए ना एक प्रॉपर हेडर एंड प्रॉपर फुटर दे सकते हैं, जहां पे हम लोग पेज नंबर भी मैनेज कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे हम लोगों को हेडर फुटर के अंदर तीनों सेक्शन देखने को मिलते हैं, हेडर फुटर एंड पेज नंबर। तीनों को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। मैं गया यहाँ पे हेडर सेक्शन पे। अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से हमारे पास काफी टाइप के हेडर्स यहाँ पे रहते हैं। अपने डेटा को सही तरीके से सेट करने के लिए आप हेडर्स को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला हेडर साइज में लिया, और यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट का टाइटल। यानी हम अपने डेटा को मैनेज करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे अब डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, मैं यही यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ लिखा रहेगा गो टू फुटर। पेज के बॉटम साइड पे मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ से मैं कोई दूसरी स्टाइल इसके लिए सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये वाली सिलेक्ट की, यहाँ लिखा है ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ लिखा रहा है ईसीसी एजुकेशन, यानी ऑथर नेम। तो वो आप अगर चेंज करना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें, वो आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा और मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल पी करके शो करता हूँ, तो आप देखेंगे आपके हर पेज के ऊपर इस तरह से ऑटोमेटिक हेडर एंड फुटर अप्लाई हो जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। जब आप एक प्रॉपर रिपोर्ट बना रहे होते हैं, प्रॉपर आर्टिकल क्रिएट कर रहे होते हैं, उनमें अगर आपको हेडर फुटर्स को इस तरह से यूज करना हो तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे हेडर फुटर के बजाय हम पेज नंबर को भी यूज कर सकते हैं। हम इंसर्ट में गए, हमने पेज नंबर में क्लिक किया, यहाँ लिखा रहता है टॉप ऑफ पेज, यानी पेज के टॉप में आपको पेज नंबर देना हो तो यहाँ से आप पेज के टॉप में दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये वाला ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसके अंदर, तो मैं ये ले लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे गो टू फुटर यानी पेज के बॉटम साइड में जाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ बॉटम ऑफ पेज, मतलब पेज के नीचे मुझे कौन सा फुटर रखना है, यानी पेज के नीचे मुझे कौन सा पेज नंबर रखना है, यहाँ से वो रख लेते हैं। और बॉटम साइड के लिए मुझे यहाँ पे एक पेज नंबर अच्छा लगता है, जो कि इसमें है, कहाँ गया, देखते हैं यहीं कहीं होगा जो मुझे यहाँ पे सही लगता है, वो वाला ऑप्शन, ये वाला, हाँ।
तो ये वाला मुझे इसमें ऑप्शन अच्छा लगता है और इसे हम क्लोज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल+P करता हूँ एंड आप देखिएगा इस तरह से पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। एंड फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 3, 3 पेज हमारे पास यहाँ पे हैं। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप इसको भी काफी ज्यादा यूज करेंगे और एमएस वर्ड में अपने काम करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन सभी मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में बताए गए ये 10 टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अब आप इनकी जगह पे जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन्हें सही से फॉलो करेंगे, आपके एमएस वर्ड के अंदर काम करने की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।